नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके पहले हम लोगों ने जो देखा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जब कोई लाइट बीम या रेडिएशन किसी मेटल सरफेस से टकराता है, तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसमें जानने योग्य बातें जो ये हैं कि पहला है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब प्रकाश की जो तीव्रता है वो फोटॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब जितने ज़्यादा फोटॉन होंगे उतनी ज़्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी। दूसरा, जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो फोटोन जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। वो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये दोनों बातें हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिमुलेशन के दौरान सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट के दौरान देखी थी। हम लोगों ने देखा था कि अगर रेड लाइट जो कि ज़्यादा वेवलेंथ का है, कम फ्रीक्वेंसी का है, अगर वो लाइट किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाता, चाहे इसकी इंटेंसिटी में कितनी भी बढ़ा दो। चाहे ज़्यादा से ज़्यादा फोटॉन भी अगर इस पर इंसिडेंट हो तो भी इस सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम लोग ग्रीन लाइट पर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना चालू हो जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम रहती है। और फिर जैसे हम लोग ब्लू लाइट पर आते हैं, मतलब वेवलेंथ और कम कर दी, फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। और तीसरा पॉइंट है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the rate of ejected electrons, और उस ejected electrons को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो करंट मीन्स जो इलेक्ट्रॉनों के कारण सर्किट में जो करंट बहेगी उसको हम लोग फोटो करंट कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं कैथोड से फोटोन इंसिडेंट होने के कारण, इसलिए उसको नाम दे दिया हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा फोटो करंट होगी। तो रेट ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा फोटो करंट होगी। तो इन तीन बातों को ध्यान में रखकर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन कैथोड से इमिट हो रहे हैं, मतलब अगर इस कैथोड से कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनकी संख्या, और देयर काइनेटिक एनर्जी और उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो निम्न चार बातों पर डिपेंड करती हैं। पहला है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, मतलब ये हमारा कैथोड और एनोड के बीच में हम लोगों ने जो पोटेंशियल लगाया है वो कितना पोटेंशियल लगाया है, किस डायरेक्शन में लगाया है, उस पर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी या फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। दूसरा है द इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑन इंसिडेंट रेडिएशन, जो हम लोगों ने लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा करने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम लोग देखेंगे। तीसरा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, जो हम लोग लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं उसकी आवृत्ति का उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम लोग देखेंगे। ये चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और काइनेटिक एनर्जी को इफेक्ट करती हैं। तीसरा है फोटो मेटल यूज्ड, मतलब कैथोड पर हम लोगों ने कौन सी मेटल यूज करी है
वह भी इन बातों को प्रभावित करती है कि उससे सरफेस से इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से निकलेंगे और या फिर नहीं निकलेंगे, या फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करेगा, ये हम लोग देखेंगे। तो पहली बात है हमारी कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, उस आधार पर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचा हुआ है हम लोगों ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो है फोटो करंट को y एक्सिस पर लेकर, इसको मैं फोटो करंट को IP से रिप्रेजेंट कर दूं, और वोल्टेज जो कि मैंने एनोड और कैथोड के बीच में लगाया है वो। तो इस डायग्राम में आप देख ही पा रहे हैं कि ये हमारा कैथोड है बेसिकली, और ये है हमारा एनोड। लाइट हमारा कैथोड पर इंसिडेंट होता है और इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एनोड की तरफ गति करता है। यदि मैं इस एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब I और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आपतित प्रकाश की आवृत्ति को क्या कर दो, फिक्स कर दो, और पोटेंशियल को चेंज करो और उसके करस्पॉन्डिंग करंट को ऑब्जर्व करो, तो मुझे इस प्रकार से एक कर्व मिलता है। अब इस कर्व की क्या विशेषता है वो देखिए कि जब पोटेंशियल दोनों एनोड और कैथोड के बीच में पोटेंशियल हमारा जीरो होता है, कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाते हैं, तो भी हमें करंट मिलती है। और जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं, एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव, वैसे वैसे धीरे धीरे करंट बढ़ती है, और कुछ समय बाद और पोटेंशियल बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ती और कांस्टेंट हो जाती है। इस कांस्टेंट करंट को ही हम लोग सैचुरेटेड करंट या संतृप्त धारा कहते हैं। अब यदि पोटेंशियल की डायरेक्शन चेंज कर दी जाए, मीन्स कैथोड पर पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियल लगाया जाए और एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल लगाया जाए, तो नेगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ाने से फोटो करंट की वैल्यू कम होने लगती है और एक ऐसा पोटेंशियल हमें प्राप्त होता है नेगेटिव डायरेक्शन में जब फोटो करंट पूरी जीरो हो जाती है और कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंचता, जिसके कारण फोटो करंट जीरो होती है। उस मिनिमम पोटेंशियल को ही हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव कहते हैं या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। इस कर्व को हम लोग सिमुलेशन के थ्रू भी देख सकते हैं कि अगर मैंने इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर मेरी फ्रीक्वेंसी है जिससे कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अब इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल जीरो है तो भी हमें करंट मिल रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैथोड से इजेक्ट होकर एनोड पर पहुंच रहे हैं और सर्किट कंप्लीट हो रहा है जिससे करंट बह रही है। जैसे जैसे हम लोग ये पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो करंट में थोड़ा माइन्यूट ही इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती। जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं प्रति सेकंड उतनी ही दर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाने से, एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने और कैथोड पर नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ रही है, कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट करंट को हम लोग संतृप्त धारा या सैचुरेशन करंट कहते हैं। और जैसे हम लोग पोटेंशियल जीरो करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, करंट जीरो नहीं होती। अगर हम लोग पोटेंशियल को चेंज करें, रिवर्स करें, दैट मीन्स कैथोड के ऊपर हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल लगाएं और एनोड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल लगाएं, तो भी इस स्थिति में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर एनोड पर पहुंच रहे हैं और
करंट अभी भी जीरो नहीं है, लेकिन पहले से कम हो गई है। और जैसे जैसे ये पोटेंशियल हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, करंट और कम होते चली जाती है, और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल मिलता है हमें, जिससे कि करंट कितनी हो जाती है हमारी, ज़ीरो हो जाती है। इस स्थिति में कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा जो है वो एनोड तक नहीं पहुंच पाता। इसको हम लोग ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, ये पहला टैब हमारा करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ है। मैं यहाँ पर पोटेंशियल जीरो कर दे रहा हूँ। तो देखिए, पोटेंशियल जीरो होने पर भी मुझे यहाँ पर करंट मिल रही है, और जैसे जैसे मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ाता हूँ, करंट लगभग कांस्टेंट है, और जब मैं रिवर्स डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ाता हूँ तो करंट कम होने लगती है, और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर करंट जीरो हो जाती है। इसी पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो इस ग्राफ से हमें एक बात निकल कर आती है कि एक नेगेटिव पोटेंशियल हमको अप्लाई करना पड़ता है, रिवर्स डायरेक्शन में पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है, जिससे कि आने वाली जो या इलेक्ट्रॉन जो है या फोटो करंट जो हमारी बन रही है वो कितनी हो जाए, ज़ीरो हो जाए। उस नेगेटिव पोटेंशियल को ही हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो ये पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स था, जो कि इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट अगर हम लोग करें और करंट और वोल्टेज के बीच में हम लोग ग्राफ खींचें, तो हमें इस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है। दूसरा है हमारा कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब हम लोग इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, वही हमारा करंट आईपी और पोटेंशियल वी, वही करंट हमारी जो इस सर्किट में बह रही है वो हम लोग एमीटर से मेजर करने वाले हैं, और पोटेंशियल जो हम लोगों ने एनोड और कैथोड के बीच में लगाया है वो, और उस पर इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर हम लोग एक करते हैं कि फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन को हम लोग फिक्स कर दें, मतलब हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया, फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लोग लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, यहाँ पर आने वाले फोटोनों की संख्या भी बढ़ेगी, और जितने ज़्यादा फोटोन की संख्या बढ़ेगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ते जाएगी, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा हमारी फोटो करंट होगी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग तीव्रता बढ़ाते जाएंगे, हमारी सैचुरेशन करंट बढ़ते चली जाएगी। अगर हम लोग तीव्रता बढ़ाएंगे प्रकाश की, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। अगर उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो फोटो करंट भी बढ़ती है। लेकिन सभी प्रकार की तीव्रताओं के लिए हमारे पास एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, जबकि फोटो करंट हमारी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है और उसके प्रोपोर्शनल होती है कि जैसे जैसे हम लोग तीव्रता बढ़ाते जाते हैं करंट की वैल्यू भी बढ़ते चली जाती है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हमारा है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। कितनी भी प्रकाश की तीव्रता हो, अगर फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है तो सभी प्रकार की तीव्रताओं के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें सेम मिलेगा। और दूसरा कि जो सैचुरेशन करंट है या फोटो करंट है हमारी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के, कि वो प्रकाश की तीव्रता जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे फोटो करंट भी उतनी ज़्यादा बढ़ती है। इसी को हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देख सकते हैं कि हम लोग फ्रिक्वेंसी को फिक्स कर दें,
और एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए देखें हम लोग कि हमारे पास अगर 20% इंटेंसिटी है तो करंट 0.033 है, और जैसे हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाकर 30 करते हैं तो करंट बढ़ गई है, 0.51 हो गई है। और जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते हैं यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और उससे फोटो करंट भी बढ़ते चली जाती है। लेकिन किसी भी प्रकार की इंटेंसिटी के लिए अगर मैं 20% इंटेंसिटी रखूँ तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालूँ तो मेरा -0.80 है। अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाकर 46 भी कर देता हूँ तो भी मेरे पास करंट 0 है, वो भी -0.80 वोल्ट पर। तो मतलब कितनी प्रकार कोई भी इंटेंसिटी हो, एक दी गई फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता है और इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ते जाती है। ये हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम लोगों ने करंट और वोल्टेज के बीच में खींचा है और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा हुआ है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मीन्स अब हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे। मीन्स हम लोगों ने आई को कांस्टेंट रखा है और मेटल सरफेस को भी कांस्टेंट रखा है, उसको चेंज नहीं किया है, कीपिंग सेम इमिटिंग सरफेस को भी सेम रखा हुआ है और इंटेंसिटी को भी सेम रखा हुआ है। और सिर्फ हम लोग आने वाले प्रकाश की आवृत्ति को चेंज कर रहे हैं। तो आवृत्ति चेंज करने से क्या होगा वो देखें हम लोग। आवृत्ति चेंज करने से यहाँ पर उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिससे यहाँ प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई वृद्धि और कमी नहीं होगी, जिससे कि धारा के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको कोई भी फ्रीक्वेंसी हो उस पर सेम सैचुरेशन करंट हमें प्राप्त होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास एक स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा और जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे वो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। और दूसरी खास बात यह है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम है तो मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, और जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त होगी जिससे कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट हो जाएंगे। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो यहाँ ये दूसरे ग्राफ से ये समझ में आता है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ पर तक मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता, और जैसे उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ने लगता है। तो इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति कहते हैं। तो देहली आवृत्ति वह आवृत्ति होगी जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश अगर मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, और उससे करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी उसको हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तो हम इंटेंसिटी को फिक्स कर दें। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बहुत कम कर देता हूं तो मेटल सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता है, और जैसे जैसे मैं वेवलेंथ कम करते जाता हूं मीन्स फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाता हूं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके आगे अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं, अगर इस फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालें तो हमें
0.20 वोल्ट मिलता है। और जैसे ही अगर मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ाता हूं तो करंट फिर से स्टार्ट हो गई है, और इस इलेक्ट्रॉन को फिर से रोकने के लिए मुझे फिर माइनस नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ाता हूँ मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ता है। और जो सैचुरेशन करंट है वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है। अगर आप देखें कि अगर ये करंट हमारे पास अगर इस फ्रिक्वेंसी पर 0.30 आ रही है और किसी भी फ्रिक्वेंसी पर हमें उतनी ही प्राप्त होगी। तो ये हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक कर्व था। चौथा कैरेक्टरिस्टिक कर्व ये है हमारा कि इफेक्ट ऑफ फोटो मेटल, अगर फोटो मेटल में चेंज करते जाओ तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल है और फ्रीक्वेंसी कर्व कुछ हमें इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पर हमें इंटेंसिटी को कांस्टेंट करना है। बेसिकली ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इस कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्सटेंडेड फॉर्म है। सिर्फ यहाँ पर एक ही प्रकार की मेटल के लिए हम लोगों ने यूज़ किया था। अगर जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा ऐसी मेटल लेते जाएं जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो तो उनके लिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बढ़ते चली जाएगी और उनके लिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इस तरफ आते जाएगी और हमें कर्व सेम स्लाइंट वाला मिलेगा, ढाल वाला। इस प्रकार से हमें कर्व मिलता चला जाएगा। तो यहाँ देखिए कि पहले पोटेशियम है, फिर सोडियम है, जिंक है, टंगस्टन है और प्लेटिनम है। तो पोटेशियम सबसे पहले इसकी जो स्टॉपिंग या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है और या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है वो सबसे कम है। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी सबसे कम है मतलब पोटेशियम ज़्यादा फोटोसेंसिटिव मटेरियल है जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। उसके बाद आपका सोडियम आता है। सोडियम पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली लाइट चाहिए, मतलब ज़्यादा एनर्जेटिक लाइट चाहिए, तो सोडियम से हमें इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जिंक पर और ज़्यादा एनर्जी वाले फोटोनों की आपतन करने की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि उससे इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो है वो फोटो मेटल का फंक्शन होती है। अलग अलग मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है जो कि फोटो मेटल के नेचर पर डिपेंड करती है कि फोटो मेटल जितनी ज़्यादा फोटो सेंसिटिव होगी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू उतनी कम होगी, और फोटो मेटल जितनी ज़्यादा फोटो सेंसिटिव कम होगी उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसको हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से भी देख सकते हैं कि अगर हम लोग सोडियम लेते हैं तो इसके लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है वो लगभग इतनी है। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो गए और थोड़ा कम कर दूं मैं। यहाँ मान सकते हैं हम लोग कि अब मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहे हैं। इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सोडियम के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपकी 541 नैनोमीटर, उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी आएगी C/λ से आप निकाल सकते हैं। तो सोडियम के लिए इतनी हो गई। और अगर मैं जिंक के लिए निकालता हूं तो जिंक के लिए जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए जी, तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा ये था कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस बदलने से
फोटो करंट और वोल्टेज में क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरा था हमारा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को चेंज करने से फोटो करंट और पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में ये है कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं करंट बढ़ती है और बाद में कांस्टेंट हो जाती है और उसके आगे करंट नहीं बढ़ती, उस करंट को सैचुरेशन करंट कहते हैं। और एक नेगेटिव पोटेंशियल हमें ऐसा मिलता है जिस पर हम लोग फोटो करंट पूरी तरह जीरो हो जाती है। इस नेगेटिव पोटेंशियल को ही हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। दूसरा कर्व हम लोगों ने इस प्रकार खींचा था कि अगर फ्रिक्वेंसी को हम लोग कांस्टेंट कर दें और इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते चले जाएं तो फोटो करंट की वैल्यू बढ़ते जाती है, लेकिन सभी प्रकार की इंटेंसिटी के लिए एक ही हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। इसका मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता, जबकि फोटो करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तीसरा ये था हमारा कि फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि हम लोगों ने देखा कि अलग अलग मेटल्स के या सेम मेटल्स के लिए एक न्यूनतम फ्रीक्वेंसी होती है, जिस न्यूनतम फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही फ्रीक्वेंसी अगर इंसिडेंट हो तो ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ते जाती है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं और लेकिन करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। और वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर कि इलेक्ट्रॉन इमिट किए जा सकते हैं उसे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। और चौथा ये था हमारा कि अलग अलग फोटो मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जो मेटल जितनी ज़्यादा फोटो सेंसिटिव होगी उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज क्या हैं। धन्यवाद।